वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ब्रीदिंग के बारे में। पीरियोडिक ब्रीदिंग, इसमें पहला पढ़ेंगे हम काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के बारे में। तो काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग क्या होती है, तो उससे जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग क्या होती है। हमने अपने पिछले चैप्टर में आपको एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न्स बताए थे, ठीक है। एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न्स में जिसमें आपने एपनिया, हाइपर एपनिया, हाइपोपनिया, इसके अलावा ब्रैडी टैकेपनिया, ब्रैडेपनिया, ये सब पढ़े थे। तो ब्रीदिंग, पीरियोडिक ब्रीदिंग भी एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न में आता है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेटिव पीरियड्स होते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और एपनिया के। ये एक ख़ास इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है पीरियोडिक ब्रीदिंग में और एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न्स ऑफ अदर टाइप्स। तो पीरियोडिक ब्रीदिंग इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेट पीरियड्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड एपनिया। जब हम काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं, एक और चीज़ समझिए कि पीरियोडिक ब्रीदिंग जो है दो तरीके की होती है मेनली। पहली होती है काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग और दूसरी होती है बायोट्स ब्रीदिंग। तो आज जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के बारे में, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोट्स ब्रीदिंग के बारे में। दोनों ही पीरियोडिक ब्रीदिंग है। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है पीरियोडिक ब्रीदिंग के बारे में, तो ये दोनों ही पैटर्न आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग या बायोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ आप उसे मेंशन करेंगे। तो काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, इट्स अ पीरियोडिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग इन विच ऑल्टरनेट पीरियड्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड एपनिया अकर एट रेगुलर इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और जो एपनिया है वो रेगुलर पीरियड इंटरवल्स पे प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जिसमें हम नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, तो उसके दौरान जो टाइडल वॉल्यूम होती है उसकी वैक्सिंग एंड वैनिंग हो जाती है। वैक्सिंग एंड वैनिंग का मतलब होता है मिक्सअप होके वॉल्यूम इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना, किसकी, टाइडल वॉल्यूम की। तो दिस इज़ बेसिक इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग। अब इसके ड्यूरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है कंप्लीट साइकिल का वो होता है तकरीबन 1 मिनट का। और आर्टीरियल PO2 यानी ऑक्सीजन की टेंशन और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है आर्टीरियल ब्लड में वो फ्लक्चुएट होती है ईच साइकिल पे। फ्लक्चुएट क्यों होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पैटर्न के साथ एपनिया आ रहा है बार बार, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ एपनिया, जैसे ही एपनिया फिनिश होता है, जो आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की टेंशन होती है वो लोएस्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन हाईएस्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब हम इससे कॉजेज़ के बारे में जानेंगे कि कॉजेज़ ऑफ काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग। तो कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में देखा जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ याद रखिएगा कि काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग जो है वो कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में देखने को मिल जाती है, लेकिन बायोट्स जो है वो फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के बारे में तो आता है फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। और ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं जहाँ पे ये एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एट हाई अल्टीट्यूड, वॉलेंट्री हाइपरवेंटिलेशन एंड ड्यूरिंग स्लीप, और स्पेशली चिल्ड्रंस में या इन्फेंट्स में देखने को ये मिलता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल कॉज, जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर, ब्रेन डैमेज, यूरेमिया और पॉइजनिंग बाय नार्कोटिक्स। तो इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं वो हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर और ब्रेन डैमेज। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग या ब्रेन डैमेज में काइनेस्ट्रोक टाइप की ब्रीदिंग क्यों होती है, कैसे होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग। अब हम पहली बात कर रहे हैं हार्ट फेलियर के बारे में। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड जो है एयर सैक्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया की कंडीशन आ जाती है। अब जब टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, टिश्यू में हाइपॉक्सिया कंडीशन आ गई, देन दिस कॉज स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स दैट इज़ पॉन्स एंड मेडुला दैट कॉज इंक्रीज वेंटिलेशन, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सली क्या होगा, वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज एल्वुलर PO2, जिसमें एल्वुलाई की जो ऑक्सीजन की टेंशन है वो बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगी। यानी अब डिक्रीज हो जाएगी किसकी टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड की, कहाँ, आर्टीरियल ब्लड में।
जब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हुआ उसने एल्वियोलर टेंशन इंक्रीज़ कर दी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज़ हो गई। ड्यू टू हार्ट फेलियर सर्कुलेशन टाइम इज़ प्रोलॉन्ग, क्योंकि हार्ट फेलियर हुआ तो जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि पंपिंग फेल होती जा रही है। सो ब्लड टेक्स सो मच लॉन्गर टाइम विद लो कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन टू रीच द ब्रेन बाय इनहिबिटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या कहते हैं टेंशन होती है वो ब्रेन तक बहुत लो पहुंच पाती है बाय इनहिबिटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर दैट कनेक्ट्स इन ब्रेन एंड फाइनली दिस कॉज एपनिया। तो अब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो हो चुकी है और हार्ट फेलियर जो है वो हो चुका है जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो चुका है और ये मेंटेन रहता है जब तक ट्रीट नहीं होता तब तक हाइपोक्सिया रहता है। और हाइपोक्सिया की वजह से जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है एक्टिविटी है वो रिपीटेडली कैसी होती है कि जब तक एपनिया आता है बीच बीच में और फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो जो इसकी प्रेजेंटेशन होगी वो इस तरीके से आएगी। काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के अंदर जैसे ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम शो हो रही है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी पैटर्न में इस तरीके से शो हो रही है और फॉलोड बाय एपनिक पीरियड। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की टेंशन है एल्वेलाई में वो कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन एल्वेलाई में आर्टीरियल ब्लड में इंक्रीज़ हो रही है और ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो आर्टीरियल ब्लड में कम हो रही है। फिर ये रिगेन करता है जब एपनिया आता है तो फाइनली फॉलोड बाय नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न देन अगेन एपनिया अपीयर्स। सो दिस वन इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग। ड्यू टू फर्स्ट कॉज हो सकता है हार्ट फेलियर, दूसरा कोई कॉज हो सकता है वो होता है ब्रेन डैमेज। तो अब हम ब्रेन डैमेज के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन डैमेज में क्या हो जाता है कि ड्यू टू ब्रेन डैमेज सुप्रा मेडुलरी इनहिबिटरी पाथवे इज डैमेज। मेडुला के ऊपर जो पाथवे होता है इनहिबिटरी पाथवे वो डैमेज हो जाता है जब कंट्रोल अबव द मेडुलरी लेवल हो। दिस वन इज़ मिड ब्रेन, दिस वन इज़ पॉन्स, दिस वन इज़ मेडुला। ठीक है, तो सुप्रा मेडुलरी यानी मेडुला के ऊपर से जब इनहिबिटरी पाथवे जो है वो डैमेज हो जाता है, इन दैट कंडीशन मेडुलरी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स बिकम्स मोर सेंसिटिव टू एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाएंगे कि मेडुलरी कीमो रिसेप्टर जिसे हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर बोलते हैं वो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग एज किस तरह से increase sensitivity of central chemoreceptors to carbon dioxide and this cause hyperventilation। hyperventilation होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी, रिजल्ट इन एपनिया। देन वापस से एपनिया हुआ तो एपनिया की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन तो कम आया, कार्बन डाइऑक्साइड तब तक इकट्ठा हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर दिस कॉज इंक्रीज आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड further cause hyperventilation and this cycle of respiratory activity and then apnea continue। तो ओवरऑल हाइपरवेंटिलेशन और एपनिया का ये जो साइकिल है ये इस तरीके से ब्रेन डैमेज में देखने को मिलता है। और हार्ट फेलियर में बेसिकली जब हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की टिश्यू लेवल पे कमी हो जाती है, तब वेंटिलेशन इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से CO2 वॉश आउट हो जाती है और आर्टीरियल PCO2 कम हो जाती है। तो अगर काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग ब्रेन डैमेज से रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं तो आप बता पाएंगे। इसके अलावा काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आए MCQ क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसका, जिसमें आपको ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। सो पीरियोडिक ब्रीदिंग में काइनेस्ट्रोक ब्रीदिंग का ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड लक। मेरा जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।